नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी की यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज़ पर आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने इससे पहले 2 पार्ट देखे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के 2 पार्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभ से समझिए। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की। ठीक है, इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना का श्रेय, कहाँ से लोग आकर के बसे, जन्मदाता, उसकी लिपि, उसका नगर नियोजन आदि बातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा प्रमुख पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। ठीक है, प्रमुख नगर जैसे कि पीछे की क्लासों में हम देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर जिसकी खुदाई की गई थी वह नगर था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई 1921 में की गई। जब हड़प्पा की खुदाई की गई उसके बाद लगातार नगरों की खुदाई होने लग गई और धीरे धीरे नगरों की संख्या में वृद्धि हुई और आज सिंधु घाटी सभ्यता की हमने लगभग 1500 स्थल ढूंढ लिए हैं। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के अब तक कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, तो 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन इन 1500 स्थलों को सभी को नगर का दर्जा नहीं दिया गया। जैसे कि भारत के अंदर 4 बड़ी सिटियां जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे, तो सभी शहर इन जैसे नहीं हैं। ठीक है, महानगर सभी को नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी 6 को ही नगर का दर्जा दिया गया। 6 या 7 ही ऐसे स्थल हैं जिनको नगर का दर्जा दिया गया, तो उन्हीं को हम विशेष रूप से आज पढ़ने वाले। तो 1500 स्थल वर्तमान में खोजे जा चुके। सर्वाधिक स्थल जहां खोजे गए वो स्थान है गुजरात। सर्वाधिक स्थल जहां खोजे गए वो स्थान है गुजरात और पहला स्थल जो खोजा गया वह हड़प्पा। और आज़ादी के बाद 1950 में जो पहला स्थल खोजा गया था वह है रोपड़, और रोपड़ है पंजाब में। ठीक है, 4-5 पॉइंट आपके तैयार हो गए हैं। पहला स्थल जिसे खोजा गया 1921 में वह हड़प्पा था और अब तक 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। सर्वाधिक स्थल जहां खोजे गए हैं वह गुजरात है और आज़ादी के बाद 1950 में पहला स्थल जो खोजा था वह पंजाब का रोपड़ है। तो सीधा आगे बढ़ते हैं और हम अपने प्रमुख नगरों पर आते हैं जहां से हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ को आपको विशेष महत्व देके चलना है और किस चीज़ को ज़्यादा याद करना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सिंधु सभ्यता का पहला नगर का नाम, यह नगर किस स्थान पर खोजा गया, उस राज्य या उस देश का नाम, इस नगर की खुदाई कब हुई वह सन आपको पता होनी चाहिए, और इस नगर के उत्खननकर्ता में किस व्यक्ति का योगदान है, तो उस इतिहासकार या उत्खननकर्ता का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि उस नगर से खुदाई में हमको विशेष वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, जिसको लेकर के प्रश्न आना ही आना है। तो आज चर्चा करते हैं हम सबसे पहला नगर हमारा जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रारंभ से ही बात हो चुकी है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद 1851 में जानकारी कनिंघम ने दी और उसके बाद 1856 में जानकारी बर्टन बंधुओं ने दी। लेकिन तीनों ही समय इस सभ्यता का उत्खनन नहीं किया जा सका। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की स्थिति मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है, ये सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में भारत से अलग पाकिस्तान देश में पंजाब प्रांत में है। पंजाब 2 भागों में बटा हुआ है, एक पाकिस्तान में और एक भारत में। तो पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा सभ्यता। जिस नदी के किनारे विकसित हुई, चर्चा पीछे की जा चुकी है कि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था जल, और मानव की पहली मूलभूत आवश्यकता है जल। तो परिवहन के साधनों का अभाव होने की वजह से या मानव को जल का खुदाई का या फिर कुएं का, बोरिंग का इतना ज्ञान ना होने की वजह से उसने नदियों के किनारे ही अपनी सभ्यता या अपने शहर नगरों का विकास किया। तो हड़प्पा सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई वह नदी थी रावी। 7 नदियों में से एक नदी है रावी और रावी नदी के भी बाएं तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में है।
जिस नदी किनारे विकसित हुई वह रावी है, और जिस तट पर विकसित हुई थी वह बायां तट है। ठीक है, बायां दायां इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन फिर भी प्रमुख सभ्यता है, पहली सभ्यता है, तो आपको पता होना चाहिए। उत्खनन इसका 1921 में हुआ, लेकिन जानकारी 1826 में हुई थी। तो उत्खनन 1921 में, और इस सभ्यता के उत्खननकर्ता जो व्यक्ति हैं उनका नाम है दयाराम साहनी। ठीक है, तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कर दिया गया, और दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता को प्रकाश में लेकर के आ गए। अब इस सभ्यता को लेकर के विशेष बात, या इस सभ्यता से लेकर के कुछ साक्ष्य जो हमको खुदाई में मिले। पहली विशेष बात, या पहली इस सभ्यता का जो उपनाम है वो है तोरण नगर। तोरण आप समझते हैं, मुख्य द्वार को कहते हैं तोरण। अपने घर में जो मुख्य द्वार होता है उसे तोरण कहते हैं। तो इस सभ्यता को तोरण नगर कहा। तोरण नगर इसलिए कहा जाता है कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, इसके बाद सभी सभ्यताएं खुदाई की जाने लगी, तो प्रवेश हो गया इस सभ्यताओं के क्रम में, इसीलिए प्रवेश होने की वजह से इसे तोरण नगर भी कहा गया। साक्ष्यों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से हमको मोहरें मिली हैं। मोहरें दो प्रकार की मोहरें थी। ठीक है, देखना, मोहरें दो प्रकार की, एक मोहरें जिन पर लेख लिखा होता था और एक मोहरें जिन पर लेख नहीं लिखा होता था। ठीक है, तो प्रारंभिक मोहरें बिना लेख की थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से दोनों ही प्रकार की मोहरें मिली है, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जहां से मिली है वह हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जिन पर अभिलेख लिखा गया था वह मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता से मिली है। ये बात अलग है कि हम इन अभिलेखों को अभी तक पढ़ने में असमर्थ हैं। तो अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से हमें सबसे बड़े कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं, यानी कि कब्रिस्तान। ठीक है, तो सबसे बड़े कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं जिसको R37 नाम दिया गया है। तो R37 कब्रिस्तान का संबंध किस सभ्यता से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो या लोथल। आपके पास प्रश्न हो सकता है कि R37 क्या है? सिंधु सभ्यता में शब्द है R37 क्या है? तो ये कब्रिस्तान है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। आगे चल करके 1921 के बाद 1946 में एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम है मार्टिन व्हीलर ने भी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया। अब ये बहुत बड़ा नगर है, तो एक साल में 2 साल में सभ्यता का उत्खनन हो नहीं सकता, लंबे समय तक सभ्यता का उत्खनन चलता है, 10, 20, 30 साल लग जाते हैं। तो 1946 में मार्टिन व्हीलर इसके उत्खनन से जुड़े। तो कौन से 2 व्यक्ति हैं जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन संबंधित है? एक तो मार्टिन व्हीलर और एक दयाराम साहनी। इनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता को लेकर के प्रमुख बात थी। इसके संबंधित अपन इनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, रहन सहन, आर्थिक, ठीक है, व्यवसाय, इन सब की चर्चा सभी सभ्यताओं की एक साथ की जाएगी। तो वापस देखना, हड़प्पा सभ्यता की स्थिति पाकिस्तान पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी जिले में है। जिस नदी किनारे विकसित हुई वह रावी नदी है और बाएं तट पर विकसित हुई थी। उत्खनन 1921 में। उत्खननकर्ता जिसकी नेतृत्व में खुदाई हुई दयाराम साहनी है। विशेष इसे तोरण नगर कहते हैं। अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिली हैं। ठीक है, यहाँ से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं, सर्वाधिक, ज़्यादा संख्या। यहाँ से सबसे बड़े कब्रिस्तान के साक्ष्य में कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं जिसे R37 कहा गया है। और 1946 में मार्टिन व्हीलर ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। तो ये आपकी हड़प्पा सभ्यता। जब हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आ गई तो ऐसी ही एक महत्वपूर्ण सभ्यता भी प्रकाश में आ जाती है, और वह सभ्यता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से दूर स्थित है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में स्थित है? सिंध। जहां यह पंजाब प्रांत में स्थित थी, वहीं मोहनजोदड़ो सभ्यता पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो इस मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और ये नाम इसे इसलिए दिया गया कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो वहाँ एक कमरे से हमको अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में बहुत सारे नर कंकाल मिले, और वह नर कंकाल एक के ऊपर एक इस तरह से रखे हुए थे, यानी उनका ढेर या टीला बना हुआ था। इसीलिए इसे नाम दे दिया गया मृतकों का टीला।
ठीक है, हो सकता है कि कोई संघर्ष हुआ हो, युद्ध हुआ या महामारी हो या बीमारी हो, जो मर गए थे लोग उनको एक स्थान पर रख दिया हो। तो अभी ये तय नहीं है कि भाई युद्ध में मरे, महामारी से मरे, संघर्ष से मिले, लेकिन खुदाई में एक स्थान से हमको बहुत सारे नरकंकाल इस तरह से मिले, इसलिए इसको नाम दिया गया मृतकों का टीला। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में साहिवाल नामक जिले में है और जिस नदी के किनारे विकसित हुई वह नदी थी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी नाम है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु नदी, चार्ल्स मैसन ने ही इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था अपनी पुस्तक लंदन वीकली। ठीक है, एक पत्रिका थी लंदन वीकली, तो पहली बार नाम देने वाले सिंधु सभ्यता चार्ल्स मैसन थे, सॉरी जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता नाम दिया था जॉन मार्शल ने दिया था 1924 में। ठीक है, क्लियर कर लेना, 1924 में सिंधु सभ्यता नाम जॉन मार्शल ने दिया था और जिस पत्रिका में नाम दिया था उसका नाम था लंदन वीकली। जॉन मार्शल, लंदन वीकली, 1824, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। उत्खनन, इसका उत्खनन 1922, जस्ट हड़प्पा के एक साल बाद इसका उत्खनन कर लिया गया और उत्खनन 1922 में हुआ। उत्खननकर्ता जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम था राखलदास बनर्जी। अगर बात की जाए तो राखलदास बनर्जी यहाँ पे मोहनजोदड़ो का उत्खनन करने नहीं गए थे। राखलदास बनर्जी यहाँ पे कोई कुषाण युग का टीला था। कुषाण, ठीक है, कुषाण शासक हुए हमारे भारत में, जो भारत में शासन करते हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित उनका एक टीला था जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी कर रहे थे। तो वास्तव में वो इस टीले की खुदाई कर रहे थे, लेकिन उनको अवशेष प्राप्त हो गए मोहनजोदड़ो के और उन्होंने अपना कार्य जारी रखा और क्रेडिट चला गया मोहनजोदड़ो की खुदाई या उत्खननकर्ता का राखलदास बनर्जी को। ठीक है, विशेष की बात देखें तो सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल या बड़ा स्थल जो है वो है मोहनजोदड़ो। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो। जैसे बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उस प्रकार जैसे कि राजस्थान राज्य भारत में सबसे बड़ा राज्य है, तो इस सिंधु सभ्यता के स्थलों में सबसे विस्तृत या सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद है, रखना है। तोरण नगर हड़प्पा को विस्तृत किसे कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो को कह रहे हैं। नेक्स्ट बात है, यहाँ से कुछ इमारतें मिली हैं, तो जिसमें एक स्नानागार, यहाँ से एक इमारत मिली या एक स्थान मिला है जिसको स्नानागार कहा गया है। एक बड़ा सा कुंड था जिसमें पानी भरा होता था, तो एक सामूहिक स्नानागार के अवशेष मिले। अब बड़ा कुंड है, बड़ा पानी है, तो सामूहिक स्नानागार, तो और ये स्नानागार हमें इशारा करता है इस सभ्यता की धार्मिक अनुष्ठान की। ठीक है, जैसे आज भी कई मंदिरों के बाहर बड़े बड़े कुंड बने होते हैं। जब मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत लंबी यात्रा होती थी, तो लंबी यात्रा में लोग थक जाते थे और स्नान करके फिर भगवान के दर्शन किया करते थे, इसीलिए उन कुंडों का निर्माण किया जाता था। लेकिन आज इनका महत्व कम है, दूरी कम हो गई है, लोग 2 से 4 घंटे में सफ़र कर लेते हैं और सीधे आके दर्शन कर लेते हैं, तो आज वह कुंड का महत्व इतना नहीं है। लेकिन ये जो स्नानागार या कुंड बने हुए थे, इनका महत्व धार्मिक था। तो वृहत स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो। आपको एक पॉइंट क्लियर करके चलना है कि वृहत स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा स्थल किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला के नाम से कौन सी सभ्यता जानी गई है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ से हमें एक वृहत अन्नागार मिला है। अन्नागार, अन्न रखने के भंडार, गोदाम कह सकते हो आप। तो अन्न रखने के भंडार, वृहत अन्नागार के साक्ष्य हमें मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। यह इस सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत सिंधु सभ्यता की कौन सी है, अन्नागार, आकार में बड़ी। ये नगर बड़ा था मोहनजोदड़ो और यहीं पे मिला अन्नागार, आकार में सबसे बड़ी इमारत संपूर्ण सिंधु सभ्यता की। जैसे बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, उसी प्रकार से अन्नागार इस सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, अन्न रखने के भंडार। इस सभ्यता की एक प्रमुख विशेष बात या फिर यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए। तो हमारे हिंदू धर्म में एक चिन्ह है स्वास्तिक का, तो इस प्रकार के चिन्ह के साक्ष्य हमको जिस सभ्यता से मिले हैं वो है मोहनजोदड़ो। तो स्वास्तिक के चिन्ह कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो। इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक चिन्ह कौन सी सभ्यता की देन है, सिंधु सभ्यता की देन है। किस स्थल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, यहाँ से एक काश्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तो काफ़ी अच्छी कलात्मक दृष्टि से निर्मित एक मूर्ति है, काशी की नर्तकी की मूर्ति।
तो काश्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो। अनेकों बार प्रश्न आया है काश्य की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या चन्हुद्रो, तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इस काश्य की नर्तकी को डांसिंग गर्ल की उपमा भी दी गई है। आधुनिक इतिहासकारों में इस काश्य की नर्तकी को लेकर के विवाद भी है, लेकिन उसकी चर्चा अपन करेंगे आगे। मोहनजोदड़ो से हमें एक पुजारी का कटा हुआ सिर मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें एक पुजारी का कटा हुआ सिर मिला है। ठीक है, एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉन मार्शल, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ये आपने देख लिया। तो जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे पशुपति नाथ या पशुपति नाथ की उपमा दी गई, और पशुपति नाथ हम भगवान शिव को कहते हैं। ठीक है, भगवान शिव को पशुपति नाथ की उपमा दी गई। तो मार्शल को यहाँ से एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसे पशुपति नाथ या शिव की उपमा दी गई है। आगे की क्लास में चर्चा होगी जब हम सिंधु सभ्यता का धर्म पढ़ेंगे, धार्मिक स्थिति, तब इस चीज़ की चर्चा। अभी मुख्य रूप से विशेष बातें। तो सबसे बड़ा स्थल है, अन्नागार है, स्नानागार है, स्वास्तिक के चिन्ह है, काश्य की नर्तकी है और पुजारी का सिर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सभ्यता जिसका नाम है चन्हुद्रो। चन्हुद्रो सभ्यता भी भारत में स्थित ना होकर के पाकिस्तान में स्थित है, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन से प्रांत में है? सिंध। हड़प्पा भी सिंध प्रांत में और चन्हुद्रो भी सिंध प्रांत में। जिस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई उस नदी का नाम था सिंधु। क्या नाम था? सिंधु। चन्हुद्रो की खोज या प्रारंभिक उत्खनन या चन्हुद्रो की खोज का श्रेय जिस व्यक्ति को गया है उसका नाम है N.G. मजूमदार 1931 में। तो 1931 में N.G. मजूमदार ने चन्हुद्रो की खोज की या प्रारंभिक उत्खनन किया। बड़े स्तर पर इस समय उत्खनन नहीं हो पाया था। तो 1931 में N.G. मजूमदार ने चन्हुद्रो की खोज या प्रारंभिक उत्खनन। पूछा जाए चन्हुद्रो का प्रारंभिक उत्खननकर्ता कौन है, तो N.G. मजूमदार। खोज का श्रेय किसे गया? N.G. मजूमदार। और मुख्य उत्खनन 1935 में शुरू हुआ और वो किया अर्नेस्ट मैके ने। तो एक इंपॉर्टेंट नाम है, मैं क्लियर लिख देता हूं अगर आप नोट करना चाहो अपनी कॉपी में, तो अर्नेस्ट मैके, इन्होंने इस सभ्यता का महत्वपूर्ण उत्खनन किया। तो ये भी एक प्रमुख नगर है। इस नगर की विशेष बातें या इससे संबंधित कुछ साक्ष्य। तो इस चन्हुद्रो की खुदाई में यहाँ से हमको मनके बनाने का कारखाना मिला। मनके, मालाओं में पहने जाने वाले कुछ मनके, तो मोती जैसे मनके, तो मनके बनाने का कारखाना मिला और मनके बनाने का उद्योग यहाँ पे काफ़ी विकसित था। इसीलिए इस चन्हुद्रो सभ्यता को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा है। तीसरा पॉइंट है आपके पास, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा है? चन्हुद्रो। सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का विस्तृत नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और औद्योगिक नगर किसे कहा गया है? चन्हुद्रो को कहा गया। औद्योगिक, मनके बनाने का कारखाना, जहां कारखाने हैं, मनके बनाने का उद्योग काफी विकसित था, तो इसलिए इसे औद्योगिक नगर की उपमा दे दी गई। यहां से उत्खनन में हमको कुछ साक्ष्य मिले। तो यहां से हमको दवात मिली, पैन में जो स्याही भरी जाती है, तो एक दवात जिसमें स्याही रखी जाती है, लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य मिले। तो लिपस्टिक मिली, काजल मिला, काजल के साक्ष्य, कंघा, इस प्रकार की सामग्री हमको यहाँ से मिली। तो आप देख लो, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया और कंघा हो गया। इस प्रकार की सामग्री हमें यह बताती है कि यहाँ के लोग सौंदर्य प्रसाधन में मतलब सौंदर्य निर्माण में अधिक रुचि रखते थे। तो उस समय भी लिपस्टिक, जिसे अधरराज कहते हैं, लिपस्टिक को अधरराज कहते हैं। अगर एग्जाम में लिपस्टिक ना पूछ करके पूछे कि अधरराज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चन्हुद्रो से मिले हैं। तो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कहाँ से मिली है? चन्हुद्रो से मिली है। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। ईंटों की चर्चा हो चुकी थी, आयताकार, वर्गाकार, वक्राकार ईंटें। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चन्हुद्रो, जिनसे कुओं का निर्माण किया जाता था। यहाँ से मिट्टी से पकी हुई एक पाइपलाइन मिली है। मिट्टी की पकी हुई एक पाइपलाइन। तो पानी की निकासी के लिए पाइप बनाई गई और वो पाइप मिट्टी की बनी हुई थी। मिट्टी कमजोर होती है तो उसको पकाया गया। तो मिट्टी से बनी पकी हुई पाइपलाइन कहाँ से मिली है?
चनहुद्रों से मिली है। मैंने बताया ना जल निकास प्रणाली यहाँ पे काफ़ी उत्तम थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के साथ साथ चनहुद्रों से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के साथ साथ चनहुद्रों से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अलग से एक पार्ट है। तो झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनहुद्रों। तो पाकिस्तान सिंध प्रांत, नदी जिसके किनारे सिंधु, प्रारंभिक खोज 1931, उत्खनन 1935 अर्नेस्ट मैके और खोज NG मजूमदार। विशेष मनके बनाने का कारखाना, औद्योगिक नगर कहते हैं। दवात, लिपस्टिक, काजल के साक्ष्य मिले हैं। वक्राकार ईंटें मिली है। मिट्टी की पकी हुई पाइप नाली मिली है। ठीक है, पाइप की नाली मिली है। झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सभ्यता हमारी जिसका नाम है लोथल। लोथल भारत से प्राप्त है। अब देखो हम भारत की ओर आ गए हैं। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान है। और प्रमुख रूप से हम 6 नगरों की चर्चा करने वाले हैं, या 6 को ही नगर कहा गया है। और उन 6 नगरों के नाम है हड़प्पा पहला, मोहन जोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, चनहुद्रों और एक और प्रमुख नगर है जिसका नाम है बनवाली। वैसे अपन लगभग 7 से 8 नगर देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण स्थल और वो जिस स्थान से मिले हैं उनके नाम की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन 7 को अपन को विस्तार से पढ़ना होगा। सभ्यता नेक्स्ट है हमारी लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में मिली है। इसकी लोकेशन वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। जिस नदी के किनारे लोथल सभ्यता विकसित हुई वह नदी थी भोगवा। तो भोगवा और साबरमती नदी के तट पर एक सभ्यता मिली है जिसका नाम है लोथल। तो एक नदी भोगवा और एक नदी कौन सी है? साबरमती। इन दोनों के बीच में स्थित सभ्यता जिसका नाम क्या है? लोथल। लोथल सभ्यता का उत्खनन 1955-62 में SR राव के द्वारा किया गया। सीधा सा प्रश्न है, पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जो 3-4 चीज़ें आपको याद करनी है सभ्यताओं को लेकर के। एक तो इनकी स्थिति, नदी, इसके उत्खननकर्ता और यहाँ से मिले कुछ विशेष साक्ष्य जिनको लेकर के प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो नदी भोगवा साबरमती उत्खनन 1955 से 62 के बीच में SR राव ने किया। और यहाँ से विशेष बात क्या है इस सभ्यता की? तो लोथल सभ्यता को लघु हड़प्पा का दर्जा दिया गया है। ये मुख्य हड़प्पा, लघु हड़प्पा। तो हड़प्पा की जैसी एक सभ्यता है जिसका नाम है लोथल, तो लोथल को लघु हड़प्पा कहते हैं। कुछ स्थानों पर लघु मोहनजोदड़ो भी लोथल को कहा गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसे लघु हड़प्पा कहा गया। लोथल को लेकर के विशेष बात, जल प्रबंध की उत्तम व्यवस्था जिस सभ्यता से मिली है, जिस स्थल से मिली है, वो लोथल। वैसे तो जल प्रबंध, जल निकासी की सभी स्थानों से वो उत्तम व्यवस्था थी, लेकिन सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था जहां पर थी वो थी लोथल। तो जल प्रबंध की उत्तम व्यवस्था कहां पर थी? लोथल में। यहां से मिट्टी की बनी नाव मिली है। ये जो हमें मिट्टी की बनी नाव मिली है, लोथल देखो समुद्र किनारे है। साबरमती और भोगवा नदी समुद्र में गिर जाती है और इस समुद्र के बीच के तट पर ये सभ्यता बसी हुई लोथल। और ये मिट्टी की नाव हमें इशारा करती है कि इस सभ्यता का व्यापार अन्य किसी सभ्यता से होता था। और जिस सभ्यता से होता था मैं नाम बता देता हूँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से इनका व्यापार था। तो नाव इशारा करती है कि जहाज या समुद्री मार्ग से इनका मेसोपोटामिया के साथ व्यापार। ठीक है, तो सर्वाधिक व्यापार इनका मेसोपोटामिया के साथ था। और कालीबंगा के समकालीन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता है वो कौन सी है? मेसोपोटामिया। तो मिट्टी की नाव कहाँ से मिली? लोथल। जल प्रबंध की उत्तम व्यवस्था कहाँ थी? लोथल में। ठीक है, लोथल को व्यापारिक नगर कहते हैं। समुद्र किनारे बसा हुआ है तो व्यापार होएगा, आवागमन होएगा, नाव से प्रदर्शित हो रहा है, तो लोथल को उपमा दी गई है व्यापारिक नगर। चौथा शब्द है आपके पास व्यापारिक। तोरण नगर, विस्तृत नगर, औद्योगिक नगर, और ये आपका कौन सा नगर हो गया? व्यापारिक। सीधा सा प्रश्न आपको सुमिलित करा के पूछ सकता है। यहाँ 4 शब्द देगा, व्यापारिक, औद्योगिक, तोरण, विस्तृत। यहाँ वो आपके लिए लिख देगा हड़प्पा, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो और लोथल। फिर वो कहेगा इन्हें सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसे व्यापारिक नगर कहा गया। और मैंने चर्चा की थी, लोथल में बने घरों के दरवाजे गलियों की बजाय मुख्य द्वार पे खुलते थे, जिसका कारण ही क्या था? व्यापारिक होना।
नेक्स्ट है लोथल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? गोदीबाड़ा। तो मैं गोदीबाड़ा को एक बार एक्सप्लेन करूं कि गोदीबाड़ा है क्या चीज। गोदीबाड़ा तो जिस प्रकार से यह है गुजरात, ठीक है, सीधा सा स्थल लेते हैं, ये स्थल और यह है समुद्र। तो समुद्र के किनारे सभ्यता बसी हुई है, ऑब्वियसली समुद्र से के जरिए यहाँ से व्यापार हो रहा है, आ रहे जा रहे हैं। तो ऐसे में समुद्र और स्थल के बीच में, ठीक है, तो इस तरह से जहाज को सीधा समुद्र में नहीं उतारा जाता या सीधा समुद्र में खड़ा नहीं किया जाता, क्योंकि लहरों की वजह से, आज की जैसे उत्तम जहाज नहीं थे तो लहरों की वजह से जहाज स्थिर नहीं रह सकता था और हम सामान को उतार या चढ़ा नहीं सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से थोड़ी सी नदी के माध्यम से, जो नदी मार्ग था, वहाँ से जहाज को नदी के मार्ग से अंदर ले जा करके, ठीक है, यहाँ पर पानी भर करके जहाज को रखा जाता था, जहाँ जहाज स्थिर रहता था और सामान उतरता और चढ़ता था। तो सीधी सी बात है गोदीबाड़ा, तो जहाज रुकने के स्थान को गोदीबाड़ा कहते थे, या इसके लिए एक शब्द और है, डाक यार्ड। आप बात समझ गए होंगे कि समुद्र में जहाज को हम खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, उत्तम जहाज नहीं थे तो वो स्थिर नहीं रहेगा, इसलिए सामान चढ़ाने में उतारने में दिक्कत होगी, इसलिए नदी के मार्ग से उस जहाज को अंदर ला करके एक छोटा सा बड़ा सा इस तरह से पानी रखा जाता था। जब जहाज यहाँ पे आ जाएगा तो सामान आसानी से उतारा और चढ़ाया जा सकता है। तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले। तो गोदीबाड़ा जहाज रुकने के स्थान को और डाक यार्ड को कहते हैं। इसी लोथल से हमको 3 युग्म समाधान मिले हैं, 3 युग्म समाधियाँ मिली है। युग्म समाधि मतलब जोड़े से दफनाई गई समाधि, युग्म का मतलब है जोड़ा। 3 युग्म समाधियाँ 1 और 2 और 3, युग्म का मतलब है जोड़ा। तो युग्म समाधियाँ हमें इशारा करती है सती प्रथा की ओर। युग्म समाधियाँ हमें इशारा करती है सती प्रथा की ओर कि कालीबंगा सभ्यता के लोग भी सती प्रथा में शायद विश्वास रखते होंगे। लिख के गए हैं, हमें पता नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इस सभ्यताओं को लेकर के अंदाजा ही लगा सकते हैं, या इस आधार पर, इन साक्ष्यों के आधार पर हम अपने तर्क बना सकते हैं। तो हमने भी एक तर्क बनाया, युग्म समाधि। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब एक मर गया तो दूसरा भी उसके साथ ही मरेगा, ठीक है, उसको मरने में 2-3 साल 10-15 साल का अंतर हो जाएगा। तो ऐसे में एक मरा, उसके साथ में अगर किसी स्त्री की समाधि मिली है तो युग्म समाधि है, और पति के साथ में पत्नी भी चल दी होगी। तो युग्म समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और कितनी समाधियाँ हैं? 3 युग्म समाधियाँ हैं। तो ये आज की हमारे 4 प्रमुख नगर हैं। प्रमुख नगर टोटल 7 हैं और कुछ नगर और हैं जिनके बारे में हम स्थल और नगर की बात करेंगे। तो 4 की बात आज आपने की है, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो और लोथल। इन स्थलों से संबंधित और भी बातें हैं, लेकिन वो इनकी व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि के साथ साथ में आती आपके पास आती रहेगी। तो अभी आपको याद करना है इन सभ्यताओं की स्थिति, कौन, लोकेशन क्या है, किस नदी के किनारे है, किस व्यक्ति ने इनको खोजा और किसने उत्खनन किया, और इन सभ्यताओं से लेकर के 3 से 4 विशेष बातें हैं। धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे इसके आगे की क्लास में, जिसमें हम अन्य नगरों की चर्चा करेंगे। राजेश।